नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेल जगत में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए दिन प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी कड़ी में करनाल में पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तर पर विशेष पहल की शुरुआत करते हैं। यही वजह है कि हरियाणा खेल और खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि सम्मानित किया गया है। दरअसल करनाल में पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और उनके प्रशंसा पत्र और नौकरी को ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित खिलाड़ियों और स्कूली छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा का किसान, जवान और पहलवान धाकड़ है, इसीलिए हमारा हरियाणा धाकड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम केवल सम्मान तक सहमत नहीं है, बल्कि ये गर्व और आभार का भी कार्यक्रम है। हमें गर्व है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। उन्होंने बताया कि देश और विदेशों में खेले जाने वाले खेलों में हरियाणा की भागीदारी औसतन 30 से 40% मेडल की रहती है। इसीलिए हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। साथ ही खिलाड़ियों के अभिभावक और कोच का आभार, जिन्होंने इनका सहयोग किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19वें एशियाई खेलों में हरियाणा के लगभग 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने 30 मेडल हासिल किए हैं और कुल मेडलिस्ट की संख्या 44 है। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की, और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेज का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है, ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सब का आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है,
तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। इस अवसर पर आज जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहां उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहां आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि शूटिंग में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिला झज्जर के गांव निमाना और पंचकूला के सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में, फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 तीरंदाजी के भी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खान पान संस्कृति के अनुरूप इन विजेता खिलाड़ियों को एक देसी घी का टीना भी दिया जाएगा। नई कोई निशानेबाजी, इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाना डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस, ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा। वीटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांवों और शहरों में जो स्थानीय खेल आयोजित किए जाते हैं, उन खेलों के दौरान विभिन्न उपकरणों की मांग आती है। इसके लिए सरकार ने नीति बनाई है, जिसके तहत सभी खेलों के उपकरणों को सरकार मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी घोषणा की है कि जो खेल राष्ट्रीय खेलों की सूची में शामिल नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे छोटे और स्थानीय खेलों की कई एसोसिएशन को भी इनाम के दायरे में लाने का सरकार काम कर रही है। इन खेलों के विजेता खिलाड़ियों को भी सामान्य खेलों की तर्ज पर विभिन्न पुरस्कार राशि प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि ऐसे सामान्य खेलों को और बढ़ावा मिल सके। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है, उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं, गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास। चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है, या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने। अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है, हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बढ़ा रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए
भले ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर के उनको प्रोत्साहित करेंगे। वहीं खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा में 10 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कर उन्हें प्रदेशवासियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र जिला अंबाला, फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर, जींद, झज्जर, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, कैथल और भिवानी में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों की स्थापना से हरियाणा में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए आयाम जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से हरियाणा के लिए 15 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी मिली है, जिनमें से 10 केंद्रों का आज उद्घाटन किया गया है और 5 केंद्र भी अगले वर्ष स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 केंद्र हिसार, सिरसा, नूंह, सोनीपत और करनाल में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से आग्रह करेंगे कि शेष 17 जिलों में भी खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि सभी 22 जिलों में केंद्र खोलने से हम बच्चों को खेलो इंडिया और कई बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर सकें। ये सरकार की नीतियां, जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां, ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए, वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार होता है। और उसके अंदर कई प्रकार के खेल होते हैं। उसी में मैं आज बात जोड़ना चाहूंगा खेलो इंडिया की। अभी अभी अपने राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो हमको बताया है कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र, इनको मंजूरी दी है और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 15 की परमिशन हमको मिली है, जिसमें से आज 10 का उद्घाटन हुआ है। बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी जो 10 खोले गए हैं उनके स्थान एक पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और पलवल, ये 10 स्थानों के ऊपर जो केंद्र हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। अन्य जो 5 रह गए हैं उनको भी अगले वर्ष के पहले जिसमें हिसार, सिरसा, नूंह, सोनीपत और जहां हम बैठे हैं करनाल, यहां भी ये सारे केंद्र इस अगले साल में होने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं, हम इसके बाद अगले 7 जिलों के जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाए, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां तैयार कर सकें। चाहे फिर वो नेशनल गेम्स हो, आगे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, सबके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम अपने खिलाड़ियों को बहुत सी योजनाएं बना करके देते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी अभी से तैयारी शुरू कर दें और अपने आप को ओलंपिक के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा का नाम देश में टॉप पर है, लेकिन दुनिया में भारत का नाम मेडल तालिका में प्रथम लाने के लिए अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा लगातार खेलों में अपना योगदान दे रहा है, अगर उसी प्रकार कई राज्य भी अपना योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत में खेल के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। रियो ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक हर प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है और देश को ट्रैक एंड फील्ड का पहला गोल्ड मेडल हरियाणा के ही नीरज चोपड़ा ने दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल नीतियों का आज अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा में हम ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए और नौकरी की सुविधाएं दे रहे हैं। इसी तरह से एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और नौकरी की सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है। समारोह में ऊर्जा मंत्री चौधरी रंजित सिंह ने भी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विधायक हरविंदर कल्याण, धर्मपाल गोंदर, मेयर रेणुबाला गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि करनाल में 2 नवंबर को अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। करनाल के कर्ण स्टेडियम में एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चीन में 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और खेल खिलाड़ियों से जुड़े कई अहम विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करनाल में 2 नवंबर को अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत, पेंशन स्कीम और अन्य सुविधाओं से जुड़े लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर का तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन अमित शाह जी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे, ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे जो लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन के हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे सब बेनिफिशियरीज का एक बड़ा सम्मेलन और वो करनाल में किया जाएगा 2 तारीख को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तत्परता से काम कर रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करना पाप है। ऐसा करके हम समाज के साथ भूमिका नहीं निभाते, बल्कि अन्याय करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरह अपना काम करता रहेगा। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम करप्शन ना हो, ये उनका मुख्य एक प्रकार से मैंडेट है। तो उसमें कौन अधिकारी क्या है, वो सामान्य व्यक्ति है या कोई अधिकारी है या कोई नेता है या कोई व्यक्ति है, करप्शन को रोकने के लिए उनको ये नहीं देखना होता कि भाई कौन व्यक्ति क्या है। इसलिए करप्शन रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है और उस भूमिका के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूँ
मैं ये तो नहीं कह सकता कि करप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा, लेकिन मैंने करनाल के भी बहुत किस्से पहले सुनता था, लेकिन वो किस्से सुनने को बंद हुए हैं। और भी स्थानों पर करप्शन पर रोक लगी है। और करप्शन वास्तव में किसी भी कर्मचारी या किसी व्यक्ति, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, करप्शन हमारे लिए पाप है। करप्शन करना ये समाज के प्रति एक हम अपनी जो भूमिका है वो निर्वहन नहीं करते, बल्कि समाज के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अंदर न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो, अन्य एजेंसीज जो हैं वो भी पूरा काम करेंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने के विषय पर हमने किसानों को जागरूक किया। लगातार कृषि और कई विभाग अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली में आग लगाने के न्यूनतम केस आ रहे हैं। पराली के केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। कोई अलार्मिंग सिचुएशन, एक 400 से 500 केसेस आए हैं। हमने उसमें FIR भी किए हैं, जुर्माने भी किए हैं। साथ साथ हमने जो इम्प्लीमेंट्स हैं किसानों को उसको बेल बनाने के लिए, उस पराली की बिक्री के लिए, उसका कमर्शियल यूज़, वो सब बढ़ाया गया है। आज कोई बहुत न्यूनतम जिसको कहना चाहिए वो केसेस है, नहीं होने चाहिए। फिर भी ये अलार्मिंग विषय ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी व्यक्ति कहे कि इसका बहुत बड़ा विषय हो गया। अब तो पहले कितने हजार केसेस होते थे, अब 400-500 केसेस हैं। आगे और कम करेंगे विचार। इस मौके पर मेयर रेणुबाला गुप्ता, खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर, जिला उपायुक्त अनीश यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार ने ग्रुप डी के परीक्षार्थियों को एक तोहफा दिया है, तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। ग्रुप डी के परीक्षार्थी को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार 21 और 22 अक्टूबर 2023 को परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों के लिए यहां पर मुफ्त सेवा होगी। यात्रा की सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगी बसें। ये बड़ी पहल मनोहर सरकार की ओर से किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रुप डी के परीक्षार्थियों को लेकर के यहाँ पर बस सेवा की शुरुआत हरियाणा रोडवेज की 3000 बसें और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की बसों को यहां पर उपयोग किया जाएगा 21 और 22 अक्टूबर को। तो वही परीक्षार्थियों द्वारा एडमिट कार्ड दिखाने पर यह मुफ्त यात्रा उपलब्ध होगी। ग्रुप डी की परीक्षा को सफल बनाने के लिए यहां पर हरियाणा की मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ डेस्क भी यहां पर स्थापित किए जाएंगे ताकि बच्चों को यहां से किसी तरह की जो मदद लेना होगा वो मदद मिल सके। मनोहर सरकार के इस पहल से बच्चों में खुशी का माहौल है। तो चलिए जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 12 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से अरुण वर्मा। अरुण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर बाबूलाल, जो कि पलवल से कृषि उप निदेशक के पद पर काबिज है। आइए आपको सुनवाते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट में करीब 80,000 एकड़ के करीब धान की बिजाई और लगभग 100 विलेज हैं, गांव हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो कि धान की बिजाई हुई है। तो इसमें तकरीबन हम मानते हैं कि 60% हमारा धान हार्वेस्ट हो चुका है। और ये जो वैन है सभी गाँवों में जाके और ये प्रचार प्रसार करेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। हमारे कर्मचारी भी इनके साथ रहेंगे और जागरूक करेंगे कि पराली न जलाएँ। और अब तक पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक 7 जो हादसे द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है, 7 जगह आती है, जिसमें 5 जगह हमने फाइन करा, 2 जगह में लोकेशन नहीं मिली है। और हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। हम जैसे वैन भी चल रही हैं और विलेज लेवल पे कैंप भी लगा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कैंप लगा रहे हैं, होर्डिंग साथ लगा रहे हैं। तो किसानों को जागरूक करके कर रहे हैं कि पराली ना जलाएं। अब वक्त हो गया ही आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 4 अगस्त 2021, बी 5 अगस्त 2020, सी 6 अगस्त 2022, डी 8 अगस्त 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।